हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, ये लेक्चर 15 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सारे प्रश्न आपको एक्यूरेट आंसर के साथ मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा मेरे भाई। एक गुजारिश है कि अगर चैनल पर आप नए होंगे मेरे भाई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न था जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था, वर्ष 2025 में कुल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनमें से कितने पैरा एथलीट को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपका इसमें से 2025 में 17 पैरा एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कुल 32 पुरस्कार विजेताओं में शामिल थे। 32 में से 17 पैरा एथलीट के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी थे। चलिए, आपका ऑप्शन सी राइट हो गया। अगला प्रश्न, ओरिजिनल सीन पुस्तक के सह लेखक यानी को ऑथर कौन है? तो सह लेखक आपका एलेक्स थॉम्पसन है, एलेक्स थॉम्पसन। और मुख्य लेखक हैं जैक टैपर, जैक टैपर। तो आपका एलेक्स थॉम्पसन और आपका जैक टैपर ऑप्शन सी में है। विषय क्या था? यह पुस्तक राष्ट्रपति जो बाइडेन के पतन और उनके 2024 के चुनाव अभियान से जुड़ी बातों का विवरण देता है। अगला प्रश्न पूछा था, विच स्टेट टॉप्ड इन रेस्क्यूइंग चिल्ड्रेन फॉर चाइल्ड लेबर इन 2025? 2025 में बाल श्रम से बचाने के लिए जो रेस्क्यू चलाया गया था, इस मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो वर्ष 2025 में जारी रिपोर्टों के अनुसार तेलंगाना राज्य ने बाल श्रम के खिलाफ सबसे अधिक बचाव अभियान रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए और सबसे ज़्यादा बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया। इस कारण 2025 में बाल श्रम से बच्चों को बचाने के मामले में तेलंगाना राज्य शीर्ष पर है। तो आपका तेलंगाना राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला प्रश्न है, झारखंड की जनजातियों और उनकी संस्कृति पर केंद्रित कविता संग्रह फिर उगना के लिए वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किस आदिवासी कवित्री को दिया गया? तो इनके विजेता थे डॉक्टर पार्वती तिर्की। कृति था फिर उगना, कविता संग्रह था जो हिंदी भाषा में संकलित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर पार्वती तिर्की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, फ्रेंच ओपन महिला एकल की विजेता कोको गॉफ किस देश की खिलाड़ी है? कोको गॉफ द विनर ऑफ द फ्रेंच ओपन वोमेन्स सिंगल्स बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो आपका ये कोको गॉफ, यहाँ कुछ जो प्लेयर हैं आप उन कहाँ के रहने वाले हैं वो सारा लिस्ट है, इसको आप लोग देख करके जाइएगा मेरे भाई। सबसे पहले इसको जान लीजिए कि 2025 का जो ग्रैंड स्लैम विजेता और उप विजेता पुरुष और महिला जो एकल के हैं आपका, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में है, फिर यूएस ओपन है, आपका फ्रेंच ओपन है। इसका राइट आंसर वैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए, और यहाँ ऑस्ट्रेलियन ओपन देख लीजिए, यानिक सिनर जो है इटली के रहने वाले हैं, अलेक्जेंडर जेवरेव जर्मनी के रहने वाले हैं, मेडिसन कीज यूएसए के रहने वाले हैं, आर्याना साबालेंका बेलारूस की रहने वाली है। फ्रेंच ओपन में देख लीजिए, फ्रेंच ओपन में रोलैंड गैरोस, कार्लोस अल्कराज स्पेन के रहने वाले, यानिक सिनर इटली के रहने वाले, कोको गॉफ यूएसए के, आर्याना साबालेंका बेलारूस के। विंबलडन में भी यानिक सिनर इटली, कार्लोस अल्कराज स्पेन, ईगा स्वियाटेक पोलैंड, अमांडा अनिसिमोवा यूएसए के रहने वाली है। यूएसए ओपन, कार्लोस अल्कराज ये स्पेन के रहने वाले हैं, यानिक सिनर इटली के रहने वाले हैं, आर्याना साबालेंका बेलारूस के रहने वाले हैं, अनिस सिमोवा अमेरिका के रहने वाले हैं।
चलिए, इस तरह से था। तो यहाँ क्वेश्चन आया था फ्रेंच ओपन महिला एकल का विजेता कोको गॉफ किस देश की खिलाड़ी हैं? तो कोको गॉफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्लेयर हैं। चलिए, अगला प्रश्न जनवरी से करंट अफेयर्स आया था। जनवरी 2025 में वर्ष 2024 के लिए कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया? इन जनवरी 2025 हाउ मेनी स्पोर्ट्स पर्सन बेयर कन्फर्ड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर द ईयर 2024? तो आपका हो जाएगा ये मनु भाकर निशानेबाजी, डी गुकेश शतरंज, हरमनप्रीत सिंह हॉकी और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स। तो 4 प्लेयर आपका थे जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं यानी इनवॉलेंट्री एक्शंस को नियंत्रित करता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस? तो आपका हो जाएगा यहाँ, थोड़ा डिटेल्स भी देख लीजिए। मेडुला ऑब्लागेंटा मस्तिष्क के ब्रेन स्टेम का भाग है और यह शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन यानी ब्रेथिंग, आप नहीं चाहते हुए भी आपको ब्रेथिंग करना है, हृदय की धड़कन हार्ट बीट, ये नहीं चाहते हुए आपका हृदय ये काम करेगा, ब्लड प्रेशर नहीं चाहते हुए भी ये काम करेगा, निगलना स्वेलिंग, ये सब क्या करना है? अनैच्छिक क्रिया है, नहीं चाहते हुए भी आपका करना। और ये काम कौन करता है? अनैच्छिक क्रिया मेड्यूला ऑब्लागेंटा करता है, जबकि सेरिब्रम जो करता है स्वैच्छिक क्रिया, सोचने से संबंधित, तथा सेरिवेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है। सही उत्तर आपका मेडुला ऑब्लागेंटा हो गया। चलिए, और ये जो डिस्कशन आपको मैं देता हूं भाई, इसको भी थोड़ा गौर से देखना है, क्योंकि क्वेश्चन मेन यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनने वाला है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनने वाला है। तो ये सब भी ध्यान दे करके एग्जाम देने जाना है। फरवरी 2025 में, ये फरवरी का करंट अफेयर आपका है, आयोजित AI एक्शन समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट किस देश में आयोजित किया गया? इन विच कंट्री वाज द AI एक्शन समिट हेल्ड इन February 2025? पेरिस फ्रांस में 10 से 11 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया था, जिसकी सह अध्यक्षता भारत और फ्रांस ने की थी और इसका उद्देश्य सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित AI विकास के लिए वैश्विक सहयोग को आगे बढ़ाना। और ये तीसरा संस्करण आपका पेरिस के फ्रांस में हुआ था मेरे भाई, 10 से 11 जनवरी। ऑप्शन सी सही है। चलिए, अगला प्रश्न आपका, अमित शाह ने हाल ही में विदेशियों को फिर से जारी या प्रतिस्थापित या नियंत्रित करने हेतु किस अधिनियम के माध्यम से कदम उठाया है? विच एक्ट डिड अमित शाह रिसेंटली यूज इंट्रोड्यूस टू रीइशू और रेगुलेट फॉरेनर्स इन इंडिया? तो आपका हो जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में अप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम 2025, तो आपका हो जाएगा क्या? विदेशी विषयक अधिनियम 2025 पेश किया और इसे लागू कराया, जिसने विदेशियों से संबंधित 4 पुराने कानूनों की जगह ली है। यह अधिनियम 1 सितंबर 2025 से प्रभावी हो गया है। इस नए कानून में निम्नलिखित अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है। निरस्त हुआ था पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशी अधिनियम 1946, अप्रवास कैरियर उत्तरदायित्व अधिनियम 2000 ईस्वी का ये क्या कर दिया गया है? इसको निरस्त कर दिया गया है। लागू हुआ है विदेशियों से, क्या लागू हुआ है यहाँ से देखिए, अप्रवास और विदेशी विषयक अधिनियम ये आपका पास हुआ है। तो ये हो जाएगा ई माइग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पृथ्वी यानी मिट्टी में अपघटित नहीं होती है, डिकम्पोज नहीं होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिकम्पोज इन द सॉइल? तो आपका प्लास्टिक कैप अजैव अपघटक पदार्थ होते हैं जिन्हें सूक्ष्मजीव आसानी से विघटित नहीं कर पाते। तो आपका प्लास्टिक कप या फिर प्लास्टिक हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या? ये तो बहुत पुराना है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आपका
जहां वायुमंडल के छोटे कण नीले प्रकाश को बाकी रंगों से अधिक फैलाते हैं, इसलिए आकाश नीला आपका दिखाई देता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग प्रक्रिया मुख्य रूप से किस धातु की कोटिंग के लिए उपयोग किया जाता है? एनोडाइजिंग इज प्राइमरली यूज्ड फॉर कोटिंग विच मेटल। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एनोडाइजिंग एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसे धातु की सतह पर सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत बनाई जाती है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से एल्युमिनियम के लिए प्रयोग की जाती है क्योंकि इसे जंग प्रतिरोध बढ़ता है, सतह कठोर होती है, रंगीन फिनिश देना आसान होता है, इसलिए एनोडाइजिंग मुख्य रूप से एल्युमिनियम की कोटिंग के लिए उपयोग की जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रवाह और सारथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च की गई डिजिटल पहल है? तो ये प्रवाह आपका और सारथी दोनों ही भारतीय रिजर्व बैंक को डिजिटल पहल है। तो आरबीआई की यह डिजिटल पहल है। इसका उद्देश्य आरबीआई को भेजे जाने वाले रेगुलेटरी आवेदन, अनुमति और स्वीकृति प्रक्रियाओं को डिजिटल, पारदर्शी और तेज बनाना है। सारथी पोर्टल आरबीआई के कर्मचारियों के लिए डिजिटल लर्निंग, ज्ञान साझा करने और आंतरिक क्षमता निर्माण करने हेतु विकसित किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका राइट है मेरे भाई। चलिए न्यूमेरिकल इस तरह से आया था कि यदि प्रारंभिक वेग u इक्वल टू 180 किलोमीटर पर आवर और अंतिम वेग v बराबर 0, त्वरण एक्सेलरेशन -1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो तय की गई दूरी क्या होगी? तो इस तरह से फॉर्मूला था और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये फार्मूला था और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1250 मीटर। एक बार वीडियो पॉज करके आप इसे बनाकर देख लेंगे मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न आया था मई से 11 मई 2025 को ब्रह्मोस एरोस्पेस एकीकरण और परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? द ब्रह्मोस एरोस्पेस टेस्टिंग फैसिलिटी वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया था। इस सुविधा का उद्देश्य ब्रह्मोस मिसाइलों का एकीकरण और परीक्षण करना है जिन्हें दुनिया के सबसे तेज और सबसे सटीक क्रूज मिसाइलों में से एक माना जाता है। तो आपका हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला प्रश्न पूछा था निम्नलिखित में से कौन बीसमांगी मिश्रण है? बीसमांगी मिश्रण तो आपका हो जाएगा बीसमांगी मिश्रण वह होता है जिनमें घटक समान रूप से नहीं मिले होते हैं और उन्हें अलग अलग पहचाना जा सकता है। मिट्टी में रेत, चिकनी मिट्टी, कार्बनिक पदार्थ आदि अलग अलग दिखाई देते हैं, इसलिए यह क्या है? बीसमांगी मिश्रण है। तो आपका सॉइल इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फर्टिलाइजेशन के लिए, निषेचन के लिए परागकण को पुष्प के किस भाग तक पहुंचना पड़ता है? फॉर फर्टिलाइजेशन टू विच पार्ट ऑफ द फ्लावर मस्ट द पोलन ग्रेन रीच। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। निषेचन की प्रक्रिया परागन से शुरू होती है जिसमें परागन पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद परागन अंकुरित होकर पराग नली यानी पोलन ट्यूब बनाता है जो आगे अंडाशय तक पहुंचकर निषेचन को संभव बनाती है। तो लास्टली कहाँ पहुंचकर हो जाता है ये सब निषेचित करता है? तो आपका हो जाएगा अंडाशय, ओवरी, है ना। इसलिए निषेचन के लिए परागकण को पहले वर्तिकाग्र तक पहुंचना आवश्यक है। पुष्प का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल में विकसित होता है? तो आपका अंडाशय। ये भी लगता है एक क्वेश्चन था। तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। लेकिन यहाँ एक चीज और है कि निषेचन के लिए परागन को पुष्प के किस भाग तक पहुंचना पड़ता है? तो किस भाग तक पहुंचना पड़ता है? तो आपका वर्तिकाग्र। ये तो फाइनल आपका जाके यहाँ होता है। तो अगर आंसर देखा जाए तो रियल रूप में आपका देखिए आयोग क्या देती है। अगर आंसर इसमें से देखा जाए तो आपका वर्तिकाग्र स्टिग्मा ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस की फोकस f और 2f के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f ऑफ द कन्वेक्स लेंस वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड। आपका हो जाएगा
प्रतिबिंब 2F के बाहर बनता है, इसलिए सही उत्तर आपका 2F ही हो जाएगा। सही उत्तर 2F के बाहर। 2F के बाहर कहाँ गया? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रतिबिंब वास्तविक होता है, प्रतिबिंब उल्टा होता है और प्रतिबिंब आकार में बड़ा भी होता है। F से 2F के बीच रखा जाता है तब। अगला प्रश्न पूछा था, ब्लीचिंग पाउडर जिसे CaOCl2 के रूप में दर्शाया जाता है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर रिप्रेजेंटेड एज इज प्रिपेयर्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड? तो आपका ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या शुष्क बुझा हुआ चूना पर शुष्क क्लोरीन गैस प्रवाहित करके किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके, ऑप्शन सी सही है। चलिए, इससे संबंधित इसका ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया भी जाता है। तो इस प्रक्रिया में ब्लीचिंग पाउडर बनता है जिसका उपयोग कीटनाशक, ब्लीचिंग और जल शोधन के लिए किया जाता है। कपड़ा उद्योग में कपास और लिनन के विरंजन के लिए विरंजक कर्मक के रूप में किया जाता है। और अभिक्रिया इस प्रकार होता है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 अभिक्रिया करने के बाद, रिएक्शन के बाद बनता है CaOCl2 प्लस H2O, जहां ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है। कपड़ा उद्योग कपास और लिनन के विरंजक के रूप में, रिपीट हो गया है थोड़ा। कागज निर्माण उद्योग में काष्ठ लुगदी का विरंजक करने के लिए, दिक्कत नहीं है, रिपीट हो रहा है तो और अच्छी बात है कि याद आपको हो जाएगा मेरे भाई। लॉन्ड्री में घुले हुए कपड़े को विरंजित करने में, कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में भी आपका होता है। पीने के पानी को कीटाणु रहित करना, उसे कीटाणु मुक्त बनाना, ये सब करने में भी किया जाता है। तो एक बार इसको आप पूरा देख लेंगे मेरे भाई। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस सरल अस्थायी ऊतक सिंपल परमानेंट टिश्यू में कोशिका भित्ति लिग्निफाइड होती है? लिग्निफाइड होती है आपका स्क्लेरेनकाइमा, एक सरल अस्थायी ऊतक है जिसकी कोशिकाओं की भित्ति यानी लिग्निन से मोटी और कठोर होती है। लिग्निफाइड भित्ति के कारण यह ऊतक पौधे की मजबूती और सहारा भी प्रदान करती है। तो आपका हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है? टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है और यह उच्च ताप पर भी पिघलता नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट है। डिटेल्स इसका देख लीजिए कि बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा, लगभग 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लगभग आपका 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, जिससे यह बिना पिघले हुए बहुत उच्च तापमान पर चमक कर रोशनी दे पाता है। और इसकी बाष्पीकरण दर, इवोप्रेशन रेट भी कम होती है, जिससे यह लंबे समय तक चलता भी है। चलिए, अगला प्रश्न है, औसत चाल एवरेज स्पीड की प्रकृति का सही वर्णन कौन सा है? तो सही वर्णन आपका है, औसत चाल की प्रकृति यह है कि यह किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को, उस दूरी को तय करने में कुल समय से विभाजित करने पर प्राप्त किया जाता है। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह कुल चली गई दूरी को कुल समय से भाग देने पर प्राप्त होती है और यह एक अदिश राशि भी है, और लिखा है और यह एक अदिश राशि भी है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न आपका पूछा था, वृद्धि हार्मोन ग्रोथ हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है? विच ग्लैंड सेक्रेट्स द ग्रोथ हार्मोन्स? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी नियंत्रित करता है। तो आपका हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी आपका सही है मेरे भाई। चलिए, अगला प्रश्न आपका पूछा था, जून 2025 का करंट है, उसमें सासाकाबा पुरस्कार है ना, किस भारतीय को प्रदान किया गया? विच इंडियन वाज अवार्डेड द सासाकाबा अवार्ड 2025 इन जून 2025? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर इसमें
थोड़ा डिटेल्स में पता चल जाएगा आपको। जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय द्वारा सासाकाबा पुरस्कार प्रदान किया जाता है ना। जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय UNDRR द्वारा सासाकाबा पुरस्कार प्रदान किया गया। और निप्पॉन फाउंडेशन के सहयोग से वर्ष 1886 में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र सासाकाबा पुरस्कार आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। जून 2025 में सासाकाबा पुरस्कार 2025 भारत के मौसम विज्ञान और IMD मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को प्रदान किया गया। डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उन्हें आपदा जोखिम न्यूनीकरण डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के क्षेत्र में उन्हें उत्कृष्ट योगदान, विशेष रूप से चक्रवात पूर्वानुमान, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और जन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दिया गया। यह इंडोनेशियाई आपदा विशेषज्ञ संघ के डॉक्टर हरकुंती राहाउ को भी दिया गया है। लेकिन इसमें ऑप्शन आपका था डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, तो ऑप्शन डी सही था मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न है, भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल? भारत पोल पोर्टल का ऑनलाइन उद्घाटन 7 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। यह पोर्टल केंद्रीय जांच एजेंसियों और राज्य पुलिस का इंटरपोल से जुड़ी सेवाओं तक डिजिटल और तेज पहुंच प्रदान करना है। इसके माध्यम से अपराधियों की अंतर्राष्ट्रीय ट्रैकिंग, रेड कॉर्नर नोटिस और सूचना साझा करने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया गया है। ये भी क्वेश्चन भारत पोल से आपका क्वेश्चन बना है मेरे भाई। और ये उद्घाटन किए हैं अमित शाह जी, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्रालय अमित शाह। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी गई है? तो केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने किसानों को अधिक कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। इस कदम से किसानों की खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन से जुड़ी जरूरतों के लिए आसान और सस्ता ऋण मिल सकेगा, जिससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। तो पहले 3 लाख था, अब इसको इंक्रीज करके प्लस 5 लाख कर दिया। प्लस 5 लाख नहीं, मतलब एग्जैक्ट 5 लाख आपको 5 लाख तक मिलेगा आपको लोन। तो ऑप्शन बी आपका सही है मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न पूछा था, एक कोशिकीय जीवों में जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? आपका एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम में जनन सामान्यतः अलैंगिक होता है, जिसमें केवल एक ही जीव से नया जीव बनता है, इसलिए माता पिता दोनों की आवश्यकता नहीं होती। और द्विखंडन और बहुविखंडन एक कोशिकीय जीवों में जनन की सामान्य विधियां, इसलिए गलत कथन है। माता पिता की दोनों की आवश्यकता होती है। आपका यहाँ कह रहा है कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ बोल रहा है माता पिता दोनों की आवश्यकता होती है। ये कथन क्वेश्चन के हिसाब से सही है आपका सी, लेकिन इसके थ्रू द्विविखंडन और बहुविखंडन नहीं हो पाता है। चलिए अगला आपका पूछा था, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, थोड़ा क्लियर क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तो इसको शॉर्ट वे में इस तरह से लिख दिए हैं कि परमाणु संख्या 19 किसका था और परमाणु संख्या 20 में तत्व का नाम क्या था, एलिमेंट का नाम क्या था? तो परमाणु संख्या 19 पोटासियम का है और पोटासियम का संकेत K होता है, और कैल्शियम का Ca होता है जिसकी परमाणु संख्या 20 है मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा कारक उष्मा ऊर्जा यानी हीट एनर्जी को प्रभावित नहीं करता है? हीट एनर्जी को प्रभावित नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर? तो आपका हो जाएगा उष्मा ऊर्जा धारा की एकमात्र प्रतिरोध और समय पर निर्भर करती है, लेकिन धारा की दिशा बदलने से उष्मा ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए सही उत्तर धारा की दिशा हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। ऑप्शन नंबर बी आपका
राइट आंसर है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल 600 न्यूटन है और जिस क्षेत्रफल पर यह बल लगाया गया है वहाँ 0.05 वर्ग मीटर है, तो प्रेशर पास्कल में कितना होगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है F/A, जहाँ F आपका फोर्स हो जाएगा, है ना, इस तरह से रख देना है, और जब डिवाइड आप कीजिएगा तो आपका 12,000 पास्कल राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी सबसे अधिक क्रियाशील मोस्ट रिएक्टिव है। तो मोस्ट रिएक्टिव का क्रम इस प्रकार हो जाएगा, एल्युमिनियम इन सभी से ऊपर आ जाएगा, इसलिए यह सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। एल्युमिनियम हो जाएगा, फिर कॉपर, फिर Ag आपका सिल्वर हो जाएगा, और Au गोल्ड हो जाएगा। इस तरह से अभिक्रियाशीलता में ऊपर की श्रेणी से है। चलिए अगला प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु नॉन मेटल का गुण दर्शाता है। तो अधातुएं सामान्यतः भंगुर यानी ब्रिटल होती है, ठोस अवस्था में टूट जाती है, न तो तन्य होती है और न ही आघात वर्धनीय होती है, मतलब चोट ये नहीं सह सकता। विद्युत और उष्मा की खराब चालक होती है, जैसे अपवाद में ग्रेफाइट है। इसलिए ठोस होने पर भंगुर होना अधातुओं का एक प्रमुख गुण भी है। चलिए विद्युत और उष्मा के खराब चालक होती है, बाद में ग्रेफाइट, यहाँ भी देखिए रिपीट हो गया। इसलिए ठोस होने पर भंगुर होना धातुओं का एक प्रमुख गुण है। सही उत्तर ठोस अवस्था में भंगुर होते हैं, ठोस अवस्था में भंगुर होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। चलिए तो यहाँ तक प्रश्न टोटल था। बस उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि प्रश्न आप दोबारा तिबारा आप रिपीट करके जाएं, वहाँ क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको मैच करेंगे ही मेरे भाई। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा मेरे भाई। चलिए SHAR। चलिए आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद।